हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे क्लास 7th की साइंस और उसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। बाकी 9 चैप्टर्स की वीडियो जिसने भी नहीं देखी वो चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा और मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको सारी वीडियो अच्छे से मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो बात कर लेते हैं जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे कि सांस लेना क्या है, हम श्वसन क्यों करते हैं। जैसे कि अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी सूक्ष्म जीव होते हैं वो किससे बने होते हैं, इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, जिन्हें हम कहेंगे कोशिकाएं। और कोशिका जीव का सबसे छोटा और संरचनात्मक इकाई हमारे शरीर की क्या है, कोशिका। यानी कि कोशिका शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करके कुछ ना कुछ भूमिका यहाँ पे निभाती है। और इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, उस समय भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऊर्जा हमारी कहाँ से आती है, तो जैसे कि तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिएगा। भोजन में जो संचित ऊर्जा होती है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। यानी कि जब हम श्वसन लेते हैं तो उस समय हमारी क्या निर्मुक्त होती है, वहाँ पे हमारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। हमें श्वसन की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से जो हमारी ऊर्जा निर्मुक्त होगी तो इसलिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में क्या होगा, जो हमारी पहले जो सांस होती है वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में क्या होती है, वायु में होती है ऑक्सीजन, और फिर हम सांस छोड़ते हैं, वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। और इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में CO2 की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में श्वसन ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। देखो जी, जैसे हमने सांस लिया तो उसमें सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जो ऑक्सीजन है वो हमारी जो प्रत्येक कोशिका है, शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, तो प्रत्येक कोशिका में हमारी ऑक्सीजन जाती है और वहां से CO2 हमारे शरीर के बाहर निकलती है एक साथ इकट्ठी होकर। ठीक है, तो पूरी ये प्रोसेस होती है यहाँ पे। अर्थात जिस वायु को हम अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। और जो कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है क्या करेगी, भोजन के विखंडन में यहाँ पे मदद करेगी। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो सभी जीवों की कोशिकाओं में क्या होगा, कोशिका श्वसन होगा। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके किस में विखंडित हो रहा है, CO2 में और जल में। यानी कि जैसे इंसान और जो पौधे होते हैं वो दोनों क्या बनाते हैं, वो देखो जो ग्लूकोज ही बनाते हैं अपने खाने में। तो यहाँ पे क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया खाने में। जब हमने ऑक्सीजन ली, हमने सांस लिया, तो वहाँ पे हमें मिली ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या जो हमारा भोजन था किसमें टूटा, उससे हमें मिली CO2 मिल गई और जल मिला और ऊर्जा मिली। यानी कि ऊर्जा निर्मुक्त हुई और उसी ऊर्जा से हम अपने जितने कार्य होते हैं डेली रूटीन की, वही उस ऊर्जा से हम वो सारे कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन करके ये जो हमारा भोजन है, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारा विखंडित हो जाएगा किसमें, CO2 में, जल में और ऊर्जा में। तो इसे क्या कहेंगे, किसे कहेंगे हम, वायवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होगा तो उसे कहेंगे हम अवायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे कहेंगे हम वायवीय श्वसन। ठीक है, जैसे कि यीस्ट होता है, यीस्ट जैसे अनेक जीव है वो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो जो यीस्ट जैसे जीव होते हैं उनमें हमारा कौन सा श्वसन होता है, उनमें होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, और यीस्ट देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया। जो यीस्ट है वो एक कोशिका जीव, यानी कि यीस्ट में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे एक कोशिका से संपन्न होते हैं। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यीस्ट क्या एक कोशिक जीव है, और यीस्ट कौन सा श्वसन कर रहा है, यीस्ट कर रहा है अवायवीय श्वसन। और इस प्रक्रिया में क्या करेगा, वो अल्कोहल निर्मित करता है। यानी कि यीस्ट हमारा अल्कोहल निर्मित करता है। इसलिए जो यीस्ट का उपयोग कहाँ होता है, शराब बनाने में, बियर बनाने में इनका उपयोग होता है। तो यीस्ट तो ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। अब देखो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूटेगा, जो ग्लूकोज है हमारा, अल्कोहल में, CO2 में, ऊर्जा में। ठीक है, तो यीस्टों में ये सेम यही प्रोसेस होती है। जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें भी हमारा अवायवीय श्वसन होता है।
जितने भी हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं, मसल्स है, वहाँ पे हमारा अवायवीय श्वसन होगा। लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ये कर पाएंगी। वास्तव में जो ये प्रक्रम होता है, जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, तब ये होता है हमारा अवायवीय श्वसन। जैसे हमने बहुत देर तक व्यायाम किया, तेजी से दौड़े और कई घंटे टहलने और साइकिल चलाने और भारी वजन जैसे अनेक कार्यों के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए हमारे शरीर को? ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ऑक्सीजन, देखो, हमें क्या चाहिए? हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ऐसी स्थिति में। लेकिन क्या है कि हमारा शरीर ना उतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है ना, वो क्या करेंगी? अवायवीय शोषण करेंगी, यानी कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो सीमित होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा? तो वहाँ पे जो अवायवीय श्वसन होगा हमारे शरीर के अंदर, जिससे हमारी जो ऊर्जा की अतिरिक्त मांग है उसको पूरा किया जा सके। यानी कि देखो कि जो वायवीय श्वसन में तो आपने देखा, जो हमारा ग्लूकोज था वो कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में और ऊर्जा में टूट रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा और किस में टूटा? जल में और ऊर्जा में। तो ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। अब जो हमारा ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा ग्लूकोज हमारा किसमें? लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में। और जो लैक्टिक अम्ल है, इसी कारण से हमें दर्द अनुभव होता है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन क्यों होगी? क्योंकि जब ये पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करेंगी, तो इस प्रक्रम में ग्लूकोज की जो आंशिक विखंडन से जो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हुआ है हमारा, और जो हमारा CO2 बना है, ठीक है, CO2 बनते हैं, तो इस लैक्टिक अम्ल का जो संचय होता है, यानी कि जो इकट्ठा होता है, तो पेशियों में इसलिए ऐंठन होती है। जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, जो हम शरीर की मालिश करते हैं, तो उससे ये जो ऐंठन है हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो गर्म जल से स्नान या शरीर की मालिश करने से जो हमारा रक्त का संचार होता है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो हमारा लैक्टिक अम्ल जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, वो यहाँ से उसका संचार हो जाता है, मतलब यहाँ से वो रिमूव हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का यहाँ से पूर्णतः विखंडन हो जाएगा। हम रक्त का संचार करने से, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से जो हमारा लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल का जो हमारा CO2 और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। यानी कि लैक्टिक अम्ल था जो हमारा इकट्ठा हुआ था, वो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि रक्त का संचार होगा। तो रक्त में क्या है? रक्त के हर एक अणु के साथ हमारी क्या? ऑक्सीजन है ना। रक्त के हर एक अणु के साथ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बढ़ेगी तो जो हमारा लैक्टिक अम्ल था उसका विखंडन हो जाएगा अगेन CO2 में और जल में। इसलिए जब हमारी मांसपेशियां दर्द करती हैं, हम अत्यधिक मेहनत का काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, तो ऐसे में जो हमारी मसल्स दुखने लगती हैं, जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, फिर मालिश करते हैं, उससे तभी आराम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रक्त का संचार बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे किन्होंने क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे। देखो, जो श्वसन का अर्थ क्या होता है? श्वसन का अर्थ है, श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, या कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या है? अंतः श्वसन है। यानी अंदर ले रहे, अंदर मीन्स अंत है, और बाहर निकाले तो उच्छ्वसन, यानी कि उच्छ्वसन। ठीक है, एक प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, और उसकी क्या कहलाएगी? उतनी उसकी श्वसन दर कहलाएगी। और अंतः श्वसन प्लस उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते हैं। अर्थात जो हमारी एक सांस का अर्थ क्या है? यानी कि एक सांस ले, उसमें क्या आएगा हमारा? एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। कि एक सांस में हमारा एक बार, मतलब एक सांस किसको बोलेंगे? हमने एक सांस ली है, हमने वायु को अंदर लिया है और उसमें उसको वायु को बाहर निकाला, से बोलेंगे एक सांस लेना। ठीक है, तो क्या आप अपनी श्वसन दर बता सकते हैं? क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे कि हमारी श्वसन दर क्या होती है? तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, तो क्रियाकलाप मैं आपको यहाँ पे करा नहीं रही हूँ, आप खुद से पढ़ लेना। अपने क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुमान किया होगा, जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तेजी से श्वसन करने लगता है। ठीक है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार सांस लेता है। देखो यहाँ पे देखिएगा, विश्राम की अवस्था में 15 से 18 बार एवरेज सांस लेता है वो, और बाहर निकालेगा। यदि अत्यधिक व्यायाम करने से उसकी श्वसन दर कितनी बढ़ेगी? 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि हम गहरी गहरी सांस भी लेते हैं। तो इस प्रकार हम ऑक्सीजन अधिक ग्रहण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्मल हमारी जो सांस लेने की दर होती है वो होती है 15 से 18 बार, और हम ज़्यादा व्यायाम करते, ज़्यादा मेहनत का कार्य कर लेते हैं, तो वो हमारी 25 बार, मतलब 25 बार प्रति मिनट तक हमारी जो सांस लेने की दर है यहाँ पे बढ़ जाती है।
अब देखते हैं यहाँ पे इसके परिणाम स्वरूप जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तथा भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखते हैं आगे हम श्वास क्यों लेते हैं। देखते हैं जब हम या सामान्यतः जब हमारे नथुनों से वायु अंदर लेते हैं, जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर खींचते हैं, हमने वायु को अंदर खींचा तो क्या होगा, यह हमारे नथुनों से कहाँ जाएगी, नासागुआ में चली जाती है। नासागुआ से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है और जो फेफड़े होते हैं हमारे कहाँ होते हैं, फेफड़े हमारे वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। अब देखते हैं पूरा डायग्राम यहाँ पे, मानव का श्वसन तंत्र है, हमने यहाँ से सांस ली नासागुआ से तो ये कहाँ जाएगी, फेफड़ों में यहाँ पे हमारी सांस चली जाती है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है, यह एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, क्या कहेंगे, डायफ्राम कहेंगे। वक्ष गुहा को आधार प्रदान कर, जो ये हमारा डायफ्राम है, देखिएगा यहाँ पे डायफ्राम ये जो हमारी वक्ष गुहा है, ठीक है, जो ये हमारी वक्ष गुहा है इसको क्या कर रही है, इसको आधार प्रदान कर रही है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम भी नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये प्रक्रिया सांस लेने और छोड़ते समय होती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। जब हम श्वसन लेंगे तो डायफ्राम होता है, जो पसलियों के बना जो पिंजर है उसमें गति होती रहती है। अंतर श्वसन के समय जो पसलियाँ होती है वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। यानी जब हम सांस लेंगे अंदर की तरफ तो पसलियाँ हमारे ऊपर की ओर गति करेगी और डायफ्राम हमारा नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देगी, यानी कि जब हमें सांस लेना होगा तो हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम सांस लेंगे तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आयतन बढ़ेगा हमारा, जिससे अधिक से अधिक वायु को हम अंदर खींच सके अपने अंदर, ठीक है। और वायु फेफड़े में आ जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं और उच्च श्वसन तब होता है तो पसलियाँ नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आ जाएंगी और डायफ्राम वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। यानी कि डायफ्राम कहाँ जाएगा, तो डायफ्राम है वो ऊपर चला जाएगा सांस छोड़ते वक्त, और सांस लेते वक्त डायफ्राम नीचे आ जाएगा, ताकि इसमें नीचे क्यों आएगा, ताकि इसमें अधिक से अधिक हवा भरी जा सके। और सांस छोड़ते वक्त जो हमारी CO2 वो ऊपर चली जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम CO2 बाहर छोड़ सके। तो इस प्रकार से हमारा डायफ्राम है वो वर्क करता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण होते हैं, जैसे धूम्र, धूल, परागण होते हैं। जब हम अंदर श्वसन करते हैं तो ये कण हैं जो हमारे नासागुहा में उपस्थित रोह में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासागुहा के पार चले जाते हैं। जब ये पार चले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये गुहा की जो कोमल परत को उत्तेजित करेंगे, जिस कारण से हमें छींक आती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमें छींक क्यों आती है, जब कोई हमारे इन्वायरमेंट के जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है वो जब अंदर चले जाते हैं तो उस कारण से वो छींक आती है, तब जाके वो छींक के माध्यम से बाहर आते हैं, ठीक है। जब हमारे हमारे लिए जो हमारे शरीर के लिए अननेसेसरी पार्टिकल्स हैं जो कि वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे जो नासागुहा है, जो उसकी झिल्ली होती है वहाँ पर उत्तेजना उत्पन्न होती है और उसको बाहर आने के लिए छींक आती है हमें, इसके माध्यम से वो आ जाती है। जब जब भी हम छींकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सावधानी अपनी नाक को ढकना चाहिए, कि जिसके द्वारा आपके द्वारा निकाले गए जो कणों को अन्य व्यक्ति द्वारा ना ग्रहण कर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें छींक आते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वायु है, जब भी हम अंतर श्वसन करते हैं, हमने यहाँ पे किया अंतर श्वसन, अंदर सांस लेंगे तो क्या होगा, जो डायफ्राम इस प्रकार से हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। देखो ये डायफ्राम ऐसे इस प्रकार से इसकी शेप आई हुई है, दोबारा देखो डायफ्राम देखो इस प्रकार से शेप आ गई, ठीक है, ताकि यहाँ पे आयतन बढ़ा है, जिससे कि देखो यहाँ पे आयतन ये फूल गया है, यहाँ पे आयतन बढ़ा है ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एयर है वो अंदर आ सके। लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम देखो कितना ऊपर गया हुआ है, इससे डायफ्राम सिकुड़ जाता है, जिससे कि जितनी भी CO2 हो वो शरीर से बाहर जा सके, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, जो हमारी पसलियाँ होती है वो बाहर की तरफ गति करती है, यानी कि पसलियाँ हमारी फैल जाती हैं, ठीक है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारी पसलियाँ वो अंदर की तरफ गति करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आयतन कम हो जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बाहर निकाल सकें। और जब सांस लेते तो हमारे यहाँ पे हमारा आयतन बढ़ेगा, ठीक है, अंतर श्वसन में आयतन बढ़ेगा और जो डायफ्राम हमारा वो नीचे की ओर गति करेगा। लेकिन जो उच्च श्वसन में क्या होगा, पसलियाँ अंदर की तरफ गति करेंगी और डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ गति करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हमारी होती है। अब देखते हैं, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है, इसलिए हमें धूम्रपान से बच के रहना चाहिए, धूम्रपान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक वो दी गई है यहाँ पे आपकी क्रियाकलाप, ठीक है। तो क्रियाकलाप के माध्यम से आप समझ सकते हैं हम किस प्रकार से सांस लेते हैं, ठीक है।
तालाब का क्रियाकलाप देखते हैं। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काट कर अलग कर लीजिए। हमने इसका पेंदा था जो तली, जिसको काट कर हमने अलग कर लिया है। पेंदे को काट कर अलग कर दिया। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए, बोतल के ढक्कन में ऐसा छिद्र कीजिए जिससे नली आसानी से निकल जाए। नली के साकित सिरे पर 2 गुब्बारे आप लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे फेफड़ों की तरह, इस प्रकार से, अथवा उसे सील बंद कर दीजिए या वायुरुद्ध हो जानी चाहिए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक प्लास्टिक का हमें की पतली शीट लगानी है यहाँ पे नीचे की तरफ, और रबड़ बैंड की सहायता से इसको बांध दिया गया यहाँ पे। फेफड़ों में होने वाली प्रसार को समझिए। रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा, गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारे में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जब ये नीचे की तरफ आएगा तो गुब्बारे फूल जाएंगे, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, रबड़ की शीटा मारी, तो ये गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे गति होती है। ठीक है, तो इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? तो दिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया कि हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं बाहर। जैसा कि आपको पता है कि उच्छ्वसन में हम ज्यादा मात्रा में CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो अब परखनली में थोड़ा सा ताजा ताजा चूने का पानी लीजिए। प्लास्टिक की स्ट्रॉ को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी को परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का अंतःशोषण या उच्छोषण करते हैं, क्या करते हैं, वह क्या होती है, वो गैसों का मिश्रण होती है। अब देखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या करें, हम उच्छोषण कर रहे हैं, जब हम अंतःशोषण कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी 21% ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है, और 0.04% हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जा रही है। और जब हम उच्छ्वसन करें तो क्या हो रहा है, वहाँ पे 16.4% ऑक्सीजन हमारे शरीर से बाहर जा रही है, और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो इस प्रकार से हमारा अंतःशोषण उच्छ्वसन में होता है। यानी कि अंतःशोषण में हम सिर्फ 21% ऑक्सीजन अंदर ले पा रहे हैं, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम उच्छ्वसन करते हैं तो हम कहते हैं कि जनरली हम बोलते हैं कि हम CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो CO2 है वहाँ पे सिर्फ हमारी 4.4% होती है, बाकी हमारी 16.4% हमारी ऑक्सीजन ही होती है। तो हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वहाँ पे 16.4% हमारी ऑक्सीजन है, 4.4% ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा अपने साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? तो सही मायने में अपने साथ हम गैसों के जो मिश्रण है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि CO2 प्लस ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। हमारी ऑक्सीजन हमारी 16% है, और हमारी CO2 वो 4.4% है। ठीक है, देखते हैं अन्य जंतु में श्वसन किस प्रकार होता है। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं के वक्ष को मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे अंग होते हैं? ये पता करते हैं। तो बात करते हैं, जैसे हमारे देखो, हमारे जितने भी जीव होते हैं उनकी जो शरीर की बनावट है वो अलग अलग होती है। किसी में फेफड़े होते हैं, कोई शरीर से सांस लेते हैं, कोई दिल से सांस लेते हैं। तो हर एक के जो जीव होते हैं उनके जो श्वसन अंग है वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया कॉकरोच। तो जो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में 20 प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, जो कि जिन्हें क्या कहते हैं, श्वास प्रणाली वातक कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों से जाकर शरीर के ऊतकों को विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को पहुंचाती है। ठीक है, इस प्रकार कोशिकाओं से जो CO2 इस प्रकार से श्वास नालों से ही बाहर आती है। ठीक है, तो ये तो होता है कॉकरोच में। और मछलियों की बात करें तो मछली के जो क्लोम होते हैं, मछली यहाँ पे सांस लेती है क्लोम के माध्यम से। जो मछली के गिल्स हैं उनसे मछली सांस लेती है। ठीक है, केचुए के बारे में बात करें तो केचुआ क्या करेगा, केचुए की जो इसकी सतह, केचुए की जो सतह होती है, मतलब की जो त्वचा है, उससे केचुआ सांस लेता है। यानी केचुए अपनी जो त्वचा से शोषण करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मय प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होगी? आर्द्र, सूखी और श्लेष्मय प्रतीत होगी। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। ठीक है, और मेंढक में क्या होता है, फेफड़े होते हैं। ठीक है, देखो जो मेंढक होता है ना, वो फेफड़ों से भी सांस लेता है, अपने स्किन से भी सांस लेता है। पानी में होगा तो स्किन से सांस लेगा, ठीक है, अपनी त्वचा से सांस लेगा। और यहाँ पे धरती पे होगा तो जो मेंढक हो किससे सांस लेगा, अपने किससे, फेफड़ों से सांस लेगा। ठीक है, हमने 6th क्लास में पढ़ा था। अब देखते हैं जल में श्वसन। जल में किस प्रकार से श्वसन होता है? अब देखो, जो जल में क्या होती है, जल में होती है घुली हुई ऑक्सीजन। और घुली हुई ऑक्सीजन को कौन सा, मतलब घुली हुई ऑक्सीजन होती है, और वहां से जो जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं ना, वो उस घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके ही
सांस लेती हैं। जो मछली है वो अपनी क्लोम, मछली में क्या मिलते हैं, मछली में क्लोम होते हैं यानी कि गिल्स होते हैं, उनके द्वारा जो मछली होती है वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करके शरीर क्या लेती है, सांस लेती है, ठीक है। और त्वचा से ही जो CO2 उसको बाहर निकालती है, ठीक है। देखो ये क्लोम इस प्रकार से, तो यहाँ से मछली सांस लेती है। आप सोच रहे होंगे क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। जो क्लोम होते हैं, जो क्लोम में रक्त वाहिकाओं की संख्या अधिक होती है, जो गैस के विनिमय में सहायता करती है। तो क्लोम में किस प्रकार से सांस लेंगे, तो जो क्लोम में जो रक्त वाहिनी नहीं होती है उनकी उनकी सहायता से जो मछलियां हैं वो सांस लेती हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं, क्या पौधे श्वसन करते हैं, आपसे पूछा गया। देखो पादप कैसे होते हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेती है, वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो CO2 उसको निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। यानी कि देखो जो पौधे हैं वो भी अपने भोजन में क्या बना रहे हैं, C6H12O6 बना रहे हैं। यानी कि जो पौधे हैं वे भी भोजन में ग्लूकोज बनाते हैं और जो इंसान है वो भी अपने भोजन में ग्लूकोज बना रहा है। तो जिस प्रकार से जो पौधे थे, जो इंसान थे, हमारे इंसान में ऑक्सीजन ली हमने, ऑक्सीजन ग्रहण की, उससे जो हमारा CO2 का और जो जल का और जो ऊर्जा का विखंडन हो रहा था, तो इसी प्रकार से पौधों में भी होता है। अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 को निर्मुक्त कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे। पादपों की अन्य कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों के में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो अब इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जो मूल मृदा के कण हैं उनके बीच में खाली स्थान होते हैं, में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा पाएंगे, किसी गमले में पौधे बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या फिर पौधा सांस ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, ठीक है। आप देखते हैं इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपने उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर था। आपने अब यहाँ पे क्या क्या सीखा है, देखो हमने यहाँ पे सीखा है कि श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यानी कि श्वसन के बिना किसी भी जीव का जीना असंभव है। यह जीव द्वारा लिए गए ऊर्जा भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। यानी कि अगर श्वसन ना होता तो हम अपने भोजन से ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाते। हमने भोजन तो कर लिया है, हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, हमारे शरीर ने जो भोजन है उसको C6H12O6 यानी ग्लूकोज में बदल भी दिया है, लेकिन जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक उस भोजन से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए श्वसन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम अंतःश्वसन द्वारा, यानी कि जो हम अंतःश्वसन यानी कि वायु को अंदर खींचना, अंदर जब हम वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में हमारी क्या निर्मुक्त हो रही है, यानी कि इस प्रक्रम में हमारी ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। यानी कि ग्लूकोज का किसमें विखंडन हुआ, CO2 में, जल में और ऊर्जा में विखंडन हो रहा है, और उसी ऊर्जा से हम जो डेली के काम है वो कर पाते हैं। अब जो ग्लूकोज का विखंडन है जीव की कोशिकाओं में होता है, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिका में होता है, जिसे क्या कहेंगे, कोशिका श्वसन कहेंगे। कोशिका में होगा तो विखंडन कोशिका श्वसन है। यदि भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है, यानी ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होगा तो वायवीय श्वसन है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय श्वसन है। अगर अवायवीय श्वसन में हमारा क्या बन रहा है, अवायवीय श्वसन में हमारा क्या निर्मुक्त हुआ था, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा वहां पर निर्मुक्त हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी जो पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तो इसलिए वहां पे कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन वहां पे हो जाता है हमारी पेशियों में। सांस लेना श्वसन एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु है, समृद्ध का मतलब होता है जिसमें यानी कि ऑक्सीजन की अधिकता है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीजन समृद्ध वायु। अगर उस वायु में CO2 की अधिकता तो उसे बोलेंगे CO2 समृद्ध वायु, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु, ठीक है। तो इस प्रकार से सांस लेंगे तो हमारी कैसे होगी ऑक्सीजन, यानी कि जो वायु है वो ऑक्सीजन समृद्ध होगी, और छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु होगी। तो इस प्रकार से श्वसन होता है। अंतःश्वसन या निःश्वसन के बारे में हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उस श्वसन के समय अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो ये इनमें अलग गति होगी, और उस श्वसन करेंगे तो अपनी वापस पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएंगे।
शारीरिक सक्रियता के बढ़ाने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। यानी कि अगर मेहनत का काम करेंगे हम पता है देखें, मेहनत का काम करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड ताकत का काम करें तो वहाँ पे महत्व अधिक हो जाती है और वहाँ पे हमारी जो सांस लेने की दर है वहाँ बढ़ जाती है। तो नॉर्मल श्वसन दर होती है हमारी 15 से 18, ठीक है, प्रति मिनट। और हमारी अगर हम कोई मेहनत का काम करते हैं तो वहाँ पे हमारी हमारी श्वसन दर होती है वो कितनी होती है कि नहीं, कम से कम भी 25 होती है, 25, ठीक है, 25 प्रति मिनट होती है हमारी, मतलब 1 मिनट में हमारी 25 प्रति मिनट होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम हमारी जो श्वसन दर बढ़ जाती है, हम हांफने लगते हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने पड़ लगती हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है क्योंकि हम शारीरिक जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा कर रहे हैं। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव जैसे ही होती हैं। केंचुओं में जो श्वसन कहाँ से होता है, केंचुओं में जो श्वसन होता है और गैसों का जो विनिमय होता है वो उनकी त्वचा के द्वारा होता है, और मछलियों में एक कहाँ से होगा, क्लोम से होगा, और जो कीट होते हैं उनमें किससे होगा, श्वास प्रणाली से होगा, ठीक है। जो पादप होते हैं, पादपों में जो मूल है मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करते हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र, यानी कि जिन्हें स्टोमेटा काउस कहते हैं। स्टोमेटा आपने सुना होगा बहुत बार, हिंदी में रंध्र कहेंगे, तो वहां से गैसों का एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह होता है, यानी कि जो पादप कोशिकाएं यानी कि जो प्लांट्स हैं, आप जिस प्रकार से ग्लूकोज विखंडित हुआ था एक ह्यूमन बॉडी में सांस लेते वक्त, तो सेम प्रोसेस हमारी हमारी पौधों में होती है, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर, उम्मीद आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।